कांग्रेस के तो वरिष्ठ नेता ने ये दावा किया कि अगर इंडिया अलायंस जीत रही है तो चेहरा सिर्फ होगा एक होगा प्रधानमंत्री का, वो है राहुल गांधी। इस पे आप क्या कहेंगे? यह संभव है, मतलब असंभव है, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? ये आप कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये बयान उन्होंने ही दिया है। महा अशिक्षित व्यक्ति हैं ये लोग। आप बताइए, कमलनाथ जी इंडिया गठबंधन के किसी बैठक में कमलनाथ जी रहे। अखिलेश यादव जी को मीडिया लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मीडिया लोग न जानते हैं कमलनाथ जी क्या हैं। कमलनाथ जी अखिलेश यादव के सामने क्या है? कुछ नहीं है। ये जो कह रहा है ना, उन लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद समझ रहे कि नहीं? जब आँख में मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर अखिलेश यादव जी अगर अपने जाति के लोगों के प्रति होते तो सबसे पहले शुभ नमस्कार बनारस। जैसे जैसे 2024 चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक मुद्दे की गर्माहट बढ़ते जा रही है। अभी हाल ही में सपा 2024 चुनाव के लिए पूर्वांचल के 4 सहयोगी दलों से वार्ता की और काफ़ी देर तक वार्ता हुई और नेशनल इक्वल पार्टी NEP के झंडा का विमोचन भी उन्होंने किया। और यहाँ NEP के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी जो है वहाँ गए और उनके साथ वार्ता हुई और 2024 मुद्दे पर काफ़ी गंभीरता से बात हुई है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है NEP के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी, और हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आखिर इतनी लंबी वार्ता हुई तो आखिर किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 2024 चुनाव को लेकर क्या क्या मुद्दों पर जो है खास चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी से? देखिए, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से जब से जुड़ा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी मजबूत बने। उसके लिए मैं पूर्वांचल के जो भी क्षेत्रीय दल हैं और उस दल के जो भी नेता हैं जिनका पूर्वांचल के कई जिलों में जनाधार है, उस सारे नेताओं को मैं एकत्रित करके माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग में और सहयोगी दल के रूप में उनसे मिलवाने का काम, उनके साथ जोड़ने का काम मैं कर रहा हूं। और जहां तक 2024 लोकसभा चुनाव की बात है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आज के डेट में जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। हमारे जैसा व्यक्ति शशि प्रताप सिंह, नेशनल इक्वल पार्टी, भामाशाह भारतीय जनता पार्टी, जनता उन्नति पार्टी, राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी, सभी जाति धर्म को मानने वाले जो लोगों ने पार्टी बनाई है, वो सारे दल के लोग माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़ना चाहते हैं और मैं अखिलेश यादव जी को उनसे जोड़ने का काम कर रहा हूं। और देखिएगा, 24 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल जो भी हैं और जो रहेंगे, वो आपको एक अच्छा परिणाम देंगे। और हमारी बातचीत तो उनसे अक्सर हुआ करती है और मैं एक सहयोगी दल होने के नाते उनको मजबूत करने में, उनके लोगों को समझाने में, उनके लोगों को सही राह दिखाने में, उनके लोगों को बूथ स्तर तक कमेटी मजबूत करने में, साथ साथ नेशनल इक्वल पार्टी भी बनारस मंडल के सभी जिलों में अपनी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में लगी हुई है। और हम जितना मजबूत होंगे उतना ही मैं माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करूंगा। यही सब विषयों पर बातचीत हुई। आप 2024 में सपा से क्या उम्मीद करते हैं? मतलब यहाँ बनारस की जो जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी यहाँ पे? मतलब आप क्या उम्मीद करें कि वो आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे दे सकते हैं? देखिए, 14 तारीख को, 13 तारीख को भी मेरी मुलाकात हुई, 14 तारीख को मुलाकात हुई और 18 तारीख को भी मेरी मुलाकात हुई है। और हर मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा है कि पूर्वांचल के 3 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी शशि प्रताप सिंह एंड शशि प्रताप सिंह की नेशनल इक्वल पार्टी को देंगे। और मैं स्पष्ट कर दूं, शशि प्रताप सिंह या नेशनल इक्वल पार्टी ने कभी नहीं उनसे कहा है कि मुझे या मेरे दल के किसी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दीजिए
या किसी को चुनाव लड़ा दीजिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूछी है सहयोगी दल होने के नाते कि मैं किस जिले में किस लोकसभा में मेरे पार्टी के साथीगण और मैं काम करूंगा। क्योंकि अगर पूरा पूर्वांचल मुझसे कोई कहेगा तो मैं पूरा पूर्वांचल मैं नहीं घूम पाऊंगा या हमारे लोग नहीं घूम पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे 3 लोकसभा कहा है और 3 लोकसभा जिताने का अधिक मार्जिन से जिताने का भरपूर प्रयास करूंगा। मेरी कोई मंशा नहीं है और ना मेरे दल में किसी की मंशा है कि मैं समाजवादी पार्टी के किसी प्रत्याशी या जो लड़ने के इच्छुक है उनके बीच में उनके रोड़ा बनूं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ एक ही है कि माननीय अखिलेश यादव जी के पार्टी और अखिलेश यादव जी के कंधे को और हाथ को कैसे मजबूत ज़्यादा से ज़्यादा कर। अच्छा, विपक्षियों का कहना है कि अखिलेश यादव का कंधा कमज़ोर हो गया इसलिए वो 12 साल के बच्चे के कंधे पर बंदूक चला के चुनाव जीतना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि मैंने उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लोकप्रियता किसी के देखी नहीं थी। आज माननीय अखिलेश यादव जी किसी भी ज़िले में चले जाएं, बिना बुलाए, बिना गाड़ी घोड़ा किए तमाम जनता सुबह से ही रोड पर खड़ी रहती है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो और चाहे वो 80 साल का बूढ़ा आदमी हो। वो अखिलेश यादव जी की एक झलक पाने के लिए, अखिलेश यादव जी से एक बार हाथ मिलाने के लिए, अखिलेश यादव जी के साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए जनता उमड़ती है। बाकी तो मैं यहाँ देख रहा हूँ विगत आज 10 सालों से कि जब नेता आते हैं जो सरकार में हैं तो उनके लिए सभी सरकारी स्कूलों के बस को हायर करके या जैसे भी हो लेकर और सरकारी सभी कर्मचारी ऊंचे स्तर से लेकर निचले स्तर तक, स्कूल के मास्टर तक को और गांव-गांव में जाकर उनको व्यवस्था देकर गाड़ी में भर कर ले आके और उस सभा की शोभा बढ़ाने का। जी, आप बात घुमा दिए हैं। 12 साल का जो बच्चा वो वायरल हो रहा है काफ़ी, जिससे कि अखिलेश जी जो है मिले भी, जिस दिन आप गए थे उस दिन भी वो मिले। तो विपक्षी का कहना है कि सपा के अखिलेश जी जो हैं उनका कंधा इतना कमज़ोर हो गया है कि 12 साल के बच्चे के कंधे पर सोच रहे हैं चुनाव जीत लें। देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, शिक्षित बनाने के लिए किसी ने भी शुरुआत नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना जागरूक किया है लोगों को कि आज बच्चा अखिलेश भैया करता है। क्यों? उन्होंने जागरूकता फैलाई, शिक्षित बनने की बात की। उन्होंने कहा कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ पाएगा। और जिस छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव में या घोसी के चुनाव में वो आया था तो उसको बुलाया नहीं था। उसकी दीवानगी थी, उसका प्रेम था माननीय अखिलेश यादव जी से कि स्कूल से आने के बाद वो स्कूल प्रतिदिन जाता था। स्कूल से जब 2 बजे आता था, 2 बजे आने के बाद अखिलेश यादव की दीवानगी में वो जाकर अखिलेश यादव के लिए झंडा और डंडा उठाकर प्रचार करता था। जबकि मेरे सामने माननीय अखिलेश यादव जी ने उससे कहा कि तुम्हारी उम्र अभी है नहीं है करने की, तुम जाओ पढ़ो, अपने पिताजी को बुलाओ। तो वो बोला कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब। तो बोले ठीक है, पिताजी को बुलाओ, मैं यहाँ इलाज कराता हूँ, अभी तुम पढ़ाई करो, जब राजनीति करने का उम्र होगा तो हमारा, तो हम तुमको राजनीति कराएंगे। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? यहाँ तो देखते हैं कि सड़क पर से उठा के बस में भर के लोग रैली में बोलते हैं बैठे रहना, उठना मत जब तक मुख्य अतिथि का भाषण न खत्म हो जाए। तो कम से कम इतना फ़र्क तो अखिलेश यादव जी में और बाकी नेताओं में, या जो अभी वर्तमान में नेता बन रहे हैं लोग, जो जुमला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दल बदल रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, दिनों दिन दूना रात चौगुना। अब जनता भी समझ रही इस बात को कि हमको जुमला बोल बोल के अब समझाया जा रहा है। वो सारी जो बल्क वोटें हैं या बल्क वोट के अलावा जो जन समूह है वो अखिलेश यादव की तरफ मूव कर रही है। तो ऐसा कहना अनुचित है कि वो छोटे बच्चे के माध्यम से अपना कंधा मजबूत। शशि प्रताप सिंह जैसा व्यक्ति जो जिसका मित्र हो, सहयोगी दल के रूप में हो, वहाँ दूसरे की ज़रूरत
नहीं है, मैं अकेले पूर्वांचल संभाल के दे दूंगा उनको। देवरिया कांड में अखिलेश जी ने कहा जीरो टॉलरेंस की बात की, तो विपक्षी ने कहा कि परिवार के 4 लोगों का हत्या हुआ है तो वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और बुलडोज़र बाबा पे जो है कटाक्ष कर रहे हैं। क्या मुजफ्फरनगर दंगा वो भूल गए हैं, जहाँ पर कि आपसी रंजिश में पूरा शहर जल गया था और कई लोगों की जानें गई थी? तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दंगा एक अलग चीज़ है। नहीं, वो आपसी रंजिश में ही दंगा हुआ था, आपसी रंजिश, कोई धार्मिक दंगा नहीं था वो। मेरी बता रहा हूँ, दंगा शब्द जहाँ भी लगेगा वहाँ 2 समुदायों के बीच के झगड़े को दंगा कहते हैं। लेकिन जो देवरिया में घटना घटी, वो घटना संयोगवश घट गई कि एक परिवार के लोग का आदमी जैसे को मार दिया गया है, तो कानून का काम है कि पता करके बतावे। उसके बाद एक मॉब आता है, भीड़ आती है और उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है। एक ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये देखिए, ये संयोग बस, या इसको कह सकते हैं कि एकाएक इस तरह का विवाद हुआ और विवाद में इस तरह की घटना घट गई। इसको दंगा हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, वो देवरिया कांड को इतना उठा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और विपक्षियों का कहना है कि वो मुजफ्फरनगर की बात इसलिए कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी कि यह घटना 2015 की है और 2014 से ही सरकार केंद्र में आई, 2017 से यहाँ आ गई और यह मामला कोर्ट में या तहसील में या लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार या जो के बीच चल रही थी ज़मीनी विवाद की। अगर सरकार चाही होती तो उस विवाद को हल कर दी होती तो ये घटना न घटती। इसलिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की है कि सरकार को मालूम है कि फलाना व्यक्ति ने इस तरह का ज़मीन अधिग्रहण किया है या जबरी उनसे ज़मीन लिखवा लिया है या जो भी घटना है, तो उस घटना में सरकार के पास बार बार वो अगर कंप्लेन जा रहा था तो सरकार को तुरंत उसका निपटारा करना चाहिए था। अगर सरकार इसमें अगर जागी होती पहले से, जिस तरह से 20 लोगों को सस्पेंड किया गया, अब अगर पहले ही 20 लोगों का नकेल कस दिया गया होता तो शायद ये घटना न घटती। ये बात अखिलेश यादव जी वहाँ पर कहना। ये भी खबर उड़ रहा है कि वो देवरिया कांड में जो है विपक्षी कह रहे हैं कि ये यादव की तरफ ही जाएंगे क्योंकि ये यादव हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो यादव पक्ष मजबूत है और ब्राह्मण पक्ष जो है को अभी ज़रूरत है हर सपोर्ट की। देखिए, ये जो कह रहा है ना, उन लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद समझ रहे कि नहीं? जब आँख में मोतियाबिंद हो जाता है ना तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर अखिलेश यादव जी अगर अपने जाति के लोगों के प्रति होते तो सबसे पहले देवरिया जाकर ब्राह्मण परिवार के यहाँ न गए होते। पहली बात, ब्राह्मण परिवार के यहाँ पहले जाना, उसको मदद की भावना से जाना। लेकिन वहाँ पर ऐसा प्रोपगंडा रचा गया कि अखिलेश यादव जी से उस ब्राह्मण परिवार में जो लड़का था उसको हटा दिया गया या अपने यहाँ बुला लिया गया, मिलने नहीं दिया गया। तब वो बाद में सेकंड में मतलब कि उसके बाद वो यादव परिवार के घर गए तो यादव परिवार ने उनको देखा, रोया, पीटा, सबको सहयोग किया। आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण परिवार का लड़का है, अगर वो ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोगों के चुंगल से हट जाएगा तो अखिलेश यादव जी ऐसे आदमी हैं कि उसको गोद ले लेंगे और उसका जीवन बना देंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण बनाम यादव की दूरी बढ़े और यह झगड़ा हो। लेकिन इन लोगों को इतिहास नहीं मालूम है कि कृष्ण और सुदामा जी बचपन के मित्र रहे। कृष्ण जी दिनों दिन आगे बढ़ते गए और कृष्ण जी एक समय राजा हो गए और कृष्ण भगवान को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी आज भी उनको भगवान मानते हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग जो वहाँ नेता बन रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई बहुत सी बातें कर रहा है, वो सुदामा जी को क्यों भूल गए? सुदामा जी तो ब्राह्मण थे। जब कृष्ण भगवान के परिवार के लोग कृष्ण भगवान को भगवान बनाकर आज उनकी पूजा करते हैं, तो सुदामा जी भी तो भगवान थे, वो ब्राह्मण थे। उनकी एक भी ब्राह्मण के घर में फोटो आप दिखा दीजिएगा तो जो कहिएगा सो मान लूँगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण और यादव को लड़ा रहे हैं,
कौन वो लोग हैं जो लड़ा रहे हैं? आपने कहा वो लोग लड़ा रहे हैं, कौन वो लोग हैं? आप तो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं जो ब्राह्मण महासभा बनाए हुए हैं। कोई ब्राह्मण बिरादरी का है वो विधायक है, या ब्राह्मण समाज के लोग ब्राह्मण के यहाँ जा रहे हैं, जबकि यादव समाज के लोग दोनों परिवार में जा रहे हैं। तो जो अपने आप को ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष कह रहा है या अपने आप को विधायक कह रहा है, मैं उनको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपको इतने अपने परिवार के अपने जात बिरादरी परिवार के प्रति अगर चिंता है, तो निरीह ब्राह्मण बहुत दिन से गरीब वहाँ पड़ा था अकेले से, आप कभी गए उसके यहाँ जाकर उसका घर बनवा दिए होते, मकान बनवा दिए होते, मदद कर दिए होते। आज उसके घर में 5-5 घटना घट गई तो उसके लाश पर राजनीति करने के लिए वहाँ पहुँच गए, चमकाने के लिए पहुँच गए। अब ब्राह्मण और यादव को अलग करने पहुँच गए। न जीवन में कभी हुआ है, द्वापर युग में नहीं हुआ, त्रेता युग में नहीं हुआ, तो इस कलयुग में भी ब्राह्मण और यादव कभी अलग नहीं होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र अगर कोई रहा तो सुदामा जी रहे। और पहली बार इतिहास में देखा गया है कि सुदामा जी ब्राह्मण थे, गरीब थे, तो कृष्ण के द्वार पर आए थे, और लखनऊ से कृष्ण के रूप में अखिलेश यादव ब्राह्मण परिवार के द्वार पर गए हैं। यह इतिहास अखिलेश यादव ने रचने का काम किया है। और मैं बता दूँ 4-6 तुच्छ क्वालिटी के जो नेता हैं ब्राह्मण समाज में, ये कितना भी चाल लें कि ब्राह्मण यादव की दूरी बना दूं, झगड़ा करा दूं, या राजनीति कर लूं, या उनके मृत आत्मा के ऊपर राजनीति कर लूं, ब्राह्मण समाज भी समझदार है, यादव समझदार भी समझदार है, और कृष्ण अर्जुन की तरह अखिलेश यादव जी के साथ था और रहेगा। भाई विपक्षी तो कह रही है कि 2024 में जो है देवरिया कांड पे अखिलेश यादव अपना थाली चमका रहे हैं राजनीति का, इस पे आप क्या कहें? अच्छा, अखिलेश यादव जी तो मात्र आधा घंटा के लिए वहाँ गए थे ना, और ये लोग तो रोज वहीं डेरा डाले हुए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं हम लोग कार्रवाई के लिए डेरा डाले हैं, वो आधे घंटे के या 10 मिनट के लिए भी अपना थाली राजनीतिक थाली चमकाने गए और सभी मीडिया के साथ गए। बताइए कि माननीय अखिलेश यादव पहले गए हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री वहाँ पहले गए हैं? तो वो तो कह रहे कि मैं कार्रवाई के लिए गया था, मैं देखने गया था, जायजा लेने गया था, मामला क्या है क्या है। ये बताइए, किसी के दुख में संवेदना व्यक्त करने लोग नहीं जाता है? कोई मर जाता है उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाता है? किसी का तेरही होता है उसके घर लोग नहीं जाता? तो वो कह रहे मीडिया को लेके क्यों गए थे संवेदना व्यक्त करने? अखिलेश यादव जितने लोकप्रिय नेता है ना, ये सब बेवकूफ़ हैं, ये सब अंधा है कि क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा, नेता है कि ये सब परेता हैं। अखिलेश यादव जी को मीडिया लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मीडिया के लोग इतने अच्छे हैं, और बिकाऊ मीडिया की बात छोड़ दीजिए, मैं बिकाऊ मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे यूट्यूबर साथी हैं, या सोशल मीडिया वाले हैं, या जो नेशनल चैनल सैटेलाइट चैनल वाले हैं, जब सुनते हैं कि भैया अखिलेश यादव जी कहीं जा रहे हैं, आनन फानन में सब कुछ छोड़ के पहले अखिलेश भैया को देखने और बाइट करने जाते हैं, क्योंकि वही अगला भविष्य है यहाँ उत्तर प्रदेश के। ये जुमलेकारों की अब काम ख़त्म। जुमला बोलकर जितना दिन, झूठ बोलकर जितना दिन लोगों को भ्रमित करना था, उनका काम अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और अखिलेश यादव जी 2012 से 17 तक जैसे रहे, उसी तरह अब आने वाले समय में वो देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। अभी कहाँ हैं ये लोग? आज के डेट में हर बिरादरी के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मान रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, पूछ रहा है। और अखिलेश यादव जितना मेहनत कर रहे हैं, सबके बीच में दुख में सुख में जा रहे हैं, उतना कोई नेता नहीं जा रहा है। अच्छा, कांग्रेस के कमलनाथ कह रहे हैं कि सपा जो है इंडिया अलायंस से क्यों नहीं जुड़ रही है? कांग्रेस ने हाथ भी बढ़ाया सपा से जुड़ने के लिए, पर अखिलेश यादव मना कर रहे हैं, और इस वजह से कांग्रेस अब बसपा से जुड़ रही है पूर्वांचल और यूपी में। तो क्या सपा इंडिया अलायंस पे भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि सभी विपक्षी इंडिया अलायंस में हैं? अखिलेश यादव जी भी इंडिया अलायंस में हैं, उस समझ की फेर है। जो जितना पढ़ा लिखा होता है ना, उतना ही समझ में आएगा ना। तो आपका कहना है कि कमलनाथ कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये बयान उन्होंने नहीं दिया है। महा अशिक्षित व्यक्ति हैं ये लोग। आप बताइए, कमलनाथ जी इंडिया गठबंधन के किसी बैठक में कमलनाथ जी रहे हैं? पटना में हुआ, उसके बाद बेंगलोर में हुआ, फिर मुंबई में हुआ, कहीं की बैठक में रहे कमलनाथ जी? इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, और इंडिया गठबंधन में जिन लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है, तो अंदर की बात अंदर वही लोग ना जानते हैं। कमलनाथ जी क्या हैं? कमलनाथ जी अखिलेश यादव के सामने क्या है? कुछ नहीं है।
मेरा कहने मतलब कि अखिलेश जी का कहना ये है कि कमलनाथ जी को ऐसी भाषा बोलने के पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से समझना चाहिए था कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो गठबंधन में क्या क्या रूल्स और कानून नियम बने हुए हैं, और उस इंडिया गठबंधन में इन लोगों ने क्यों नहीं बताया कि हम लोग केवल लोकसभा के लिए गठबंधन कर रहे हैं, विधानसभा के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर ये बात भी उस गठबंधन में बात हो गई होती तो शायद ये स्थिति आज मध्य प्रदेश में नहीं आई होती। और जब माननीय अखिलेश यादव जी से कमलनाथ जी के या प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जो भी हैं उनसे जब बातचीत हुई तो इनकी एक कोर कमेटी वहाँ गई ना बात करने के लिए। बात करने के बाद जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 6-7 सीटों पर राजी मंदी हो गई कि 6-7 सीटों पर, जबकि वहाँ एमपी में हमेशा 2 सीट 3 सीट 4 सीट सपा जीतते आई है, कहीं 10 सीट पर सेकंड स्थान पर रहती है। तो आपसी सामंजस्य तो उन लोगों ने बिगाड़ा ना पहले हैं कि आप बिना पूछे उन सीटों पर आप पहले कहते हैं कि 6-7 सीट देंगे और उसी पर फिर प्रत्याशी उतार देते हैं आप अपने। तो अखिलेश यादव जी तो पूरे देश के नेता होने जा रहे हैं ना, तो वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, छोड़ देंगे, पार्टी बनाए। आप जो प्रत्याशी की लड़ाई की बात कर रहे हैं इसी में जनता अभी भी कंफ्यूज रहती है कि इंडिया बीजेपी अगर जीतती है तो उनके कैंडिडेट का शक्ल दिख रहा है प्रधानमंत्री के लिए, पर इंडिया अलायंस अगर जीतती है तो हम लोग के प्रधानमंत्री कौन होंगे, जनता ये सोचती है। क्योंकि जीतने के बाद बंदर बाट होना है। कुछ नहीं होना, मैं बता दूं, आप स्पष्ट इस बात को आज जान लीजिए। भारत का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आज के डेट में सेकंड पार्टी है। फर्स्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी अभी आज के डेट में, सेकंड पार्टी अखिलेश यादव जी हैं। और सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश से कौन जीतेगा? माननीय अखिलेश यादव जी। और प्रधानमंत्री कहाँ से जाएगा? जाता रहा है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री जाएगा ना। तो उत्तर प्रदेश से जब सीट जीतने के बाद, जैसे मैनपुरी से माननीय डिम्पल यादव जी सांसद हैं, फिर चुनाव लड़ेंगी, फिर जीतेंगी, तो उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री जाना है। तो यह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का ही कोई चेहरा वहाँ प्रधानमंत्री का सबसे मजबूत दावेदार होगा, वो होंगे डिम्पल सिंह यादव। और कौन होगा? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही चेहरा बनेगा। इस पे आप क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं सपा से जाएंगे। मैं सहयोगी, मैं इंडिया गठबंधन में नहीं ना हूँ, मैं तो समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हूँ। मैं अपना विचार रख सकता हूँ सपा के लिए कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीतेगी, सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की सबसे ज़्यादा सीट है, तो जो भी जीतेगा तो यहीं से प्रधानमंत्री जाना है। और भैया अखिलेश भैया यूपी देखेंगे और डिम्पल जी वहाँ संसद भवन में रहेंगी। तो अजय राय जी जो कह रहे हैं वो अजय राय जी के मुंह से शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि अजय राय जी भले प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उस गठबंधन में वो नहीं है। उनकी पार्टी है ना, उस गठबंधन में जितने लोग वो भी तो पार्टी के ही है ना। मैं बता रहा हूँ, जैसे अखिलेश यादव जी हर मीटिंग में आपको दिखे होंगे, अजय राय जी मीटिंग में दिखे हैं किसी दिन? प्रदेश अध्यक्ष है तो यहाँ जितनी मीटिंग होती है कांग्रेस को दिखते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस। गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की जो तीन मीटिंग अभी तक हो चुकी, पटना से शुरुआत हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी तो कहीं नहीं दिखे। वहाँ राहुल गांधी जी दिखे, सोनिया गांधी दिखी और उनके पार्टी के 2-4 लोग दिखे वहाँ पर। तो उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। अगर अभी से कह देना कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, तो ये अजय राय जी की अपना व्यक्तिगत बयान है। उसी तरह मेरा व्यक्तिगत बयान है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट यहाँ से जीतेगी तो डिम्पल जी बनेंगी। तो जनता इसी में भी तो अभी भी कंफ्यूज है कि हर का व्यक्तिगत बयान है। आखिर प्रधानमंत्री बनेगा कौन अगर विपक्षी को मौका दिया जा रहा है? तो इंडिया अलायंस को अगर मौका दिया जा रहा है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप कह रहे हैं डिम्पल यादव होंगी, अजय राय कुछ और कह रहे हैं। देखिए, अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं नेशनल इक्वल पार्टी का अध्यक्ष हूं और सपा का सहयोगी दल हूं। मैं जो भी कहूँगा सपा के लिए कहूँगा, मैं इंडिया गठबंधन के लिए तो नहीं। इसीलिए तो जनता कंफ्यूज है ना कि भारतीय जनता पार्टी एक है पर इंडिया अलायंस में अनेक हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बटी हुई है इंडिया अलायंस? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक और इंडिया में अनेक। तो अनेक में जो चुना जाएगा, अब क्रिकेट का मैच होता है, 12 प्लेयर होते हैं, शतक 12 प्लेयर नहीं लगाता है ना, जो शतक लगाएगा वो प्रधानमंत्री होगा, क्लियर कट है। जो विराट कोहली शतक लगाएंगे या रोहित शर्मा शतक लगाएंगे तो उन्हीं को ना मिलता है, मंच पर बुलाया जाता है।
कि हाँ भाई विराट कोहली ने शतक लगाया, रोहित शर्मा ने शतक लगाया तो उनको अलग से अवार्ड दिया जाता है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी दिल्ली में उतनी ही मिलेगी भागीदारी, यह क्लियर कट है। नहीं, कांग्रेस ने अगर इंडिया बनाया तो कांग्रेस तो कांग्रेस ने नहीं बनाया इंडिया गठबंधन। कांग्रेस तो यही दावा करती है कि इंडिया मैंने बनाया, इंडिया अलायंस मैंने बनाया है। राहुल गांधी भी ये दावा करते हैं। राहुल गांधी जी या जो भी कांग्रेस के लोग करते हैं, इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने बिहार से शुरू किया और सबको जोड़ा है उसमें। और राहुल गांधी जी आज के डेट में पूर्व प्रधानमंत्री के वो बेटे और पोते नाती हो सकते हैं, एक सांसद हैं। खरगे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खरगे जी अगर बोलते हैं इस बात को तो वो मान्य होगा। राहुल गांधी की बात को मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या है वो, कुछ नहीं, एक सांसद। मतलब राहुल गांधी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 543 सांसद हैं, उसमें से एक सांसद ही भी हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसकी बात की आप बात करेंगे ना, कि कोई भी कुछ बोल देगा तो उसकी बात को मान लिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। उसी तरह मैं अगर सपा का सहयोगी दल हूँ तो मैं सपा के लिए कह रहा हूँ कि अगर सपा की बारी आएगी, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होगी तो इनकी भागीदारी भी होगी वहाँ पे। इनकी भागीदारी ज़्यादा होगी तो हिस्सा भी इनको ज़्यादा। पर कांग्रेस के तो वरिष्ठ नेता ने ये दावा किया है कि अगर इंडिया अलायंस जीत रही है तो चेहरा सिर्फ होगा एक होगा प्रधानमंत्री का, वो है राहुल गांधी। इस पे आप क्या कहेंगे? यह संभव है। मतलब असंभव है, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भाग विधाता किसी का नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, मेरी शुभकामना उनके साथ। नहीं, अभी आपने खुद कहा कि असंभव है। हाँ, असंभव है। इस इंडिया गठबंधन में जो चीज़ें तय हुई है, जो सोशल मीडिया, टीवी, समाचारों में हम लोगों ने देखा है, वो तो निर्णय करेगा कि कौन कितना सीट जीत रहा है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बन के जाना ये भी तय है। मोदी जी 2 बार यहाँ लड़े हैं तो प्रधानमंत्री हुए हैं, और उत्तर प्रदेश को ही प्रधानमंत्री देना है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से मजबूत कौन पार्टी है? कोई नहीं है। अच्छा, सपा से इस बार सांसद का चुनाव बनारस से कौन लड़ रहा है? वो इंडिया अलायंस की बात है, उनके गठबंधन की बात है, पीडीए की बात है, मेरी बात नहीं है। और ना ही मैं चुनाव लड़ने वाले दौर में हूँ। मेरा माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करना, उनकी पार्टी के साथ रहना, एक छोटे भाई की तरह, यही मेरा रोल है। कहीं से भी चुनाव लड़ने के अखिलेश यादव जी पूरे देश के किसी भी स्टेट के किसी भी लोकसभा के लिए कह देंगे मुझसे लड़ने के लिए, मैं बिना उनसे पूछे कहे उनके ऑर्डर को फॉलो करूंगा और चला जाऊंगा लड़ने, और लड़ के आऊँगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको भी टिकट मिलेगा लोकसभा चुनाव में कहीं से भी? मुझे उम्मीद नहीं है, ना मैं उम्मीद पाल के रखा हूँ। मुझे ना उम्मीद है, ना पाल के रखा हूँ, ना मुझे लड़ना है। उनके आदेश का हमको पालन करना है। एक सहयोगी दल या सहयोगी मित्र का काम क्या होता है? वो बड़े भाई की हमेशा बात मानना। तो जो जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। हमें और हमारे दल में किसी के पास, किसी के मन में कोई ऐसी मंशा नहीं है कि उसको लोकसभा लड़ना है। एक ही मंशा है कि कैसे भी अखिलेश यादव ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीतें, बस, और कोई दूसरी मंशा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे एनईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना असंभव है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी में जो सबसे ज़्यादा सीट लाएगा, जो शतक लगाएगा, वही प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। और उनका ये उम्मीद है और उनका ये मानना है, और ये उनकी चाहत भी कह सकते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री अगर हो तो एक महिला प्रधानमंत्री हो, जो कि डिम्पल यादव जी हों। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रही नवकाशी समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।